हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और यूपीएससी एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के इस सीरीज़ में हम लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज देख रहे थे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, हम इस सीरीज़ में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, तीनों एक्ट्स को एक साथ कवर करेंगे, जिसमें 17-18 एक्ट्स हैं। उसके अलावा भी 1-2 एक्ट्स जो हमारे एक्स्ट्रा होंगे उसे भी हम कवर करेंगे और लास्ट में हम न्यू लेबर कोड पॉलिसी कवर करेंगे। वैसे तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी ही न्यू लेबर कोड पॉलिसी का एक कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है, जिसमें हमने कैटेगराइज करके बताया है और डिफरेंस भी बताया है कि उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस किए गए हैं और पिछले एक्ट से वो किस तरह अलग है। ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम व्यवसाय संघ अधिनियम पर बात करेंगे। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हमने 3 अलग अलग एक्ट्स देखे थे। देखिए, ये हमारा चौथा एक्ट है। इस लेक्चर में हम अपने चौथे एक्ट पर बात करेंगे। इससे पहले के 3 एक्ट्स में हमने कारखाना अधिनियम देखा है 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। और जो हमारा स्टार्टिंग वाला फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात की थी कि किस तरह से किसी भी एक्ट के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहती है। इसके बाद देखिए, आज का जो एक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का एक्ट आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। ट्रेड यूनियन एक्ट के नाम से स्पेशली मेंशन है। देखिए, यूँ तो आपके सिलेबस में लेबर लॉ, वेलफेयर भी दे रखा है और आप देखेंगे कि लेबर लॉज भी दे रखे हैं। लेबर लॉज के अंतर्गत आपको सारे ही लॉज तो पढ़ने ही हैं, लेकिन जो स्पेशली मेंशन कर रखे हैं यूपीएससी ने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो जो स्पेशली मेंशन है वो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इन एक्ट्स को, देखिए ये जो सिलेबस है ये हम बात कर रहे हैं एएलसी की, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। तो जिन एक्ट्स को आपको स्पेशली मेंशन किया है यूपीएससी ने, तो आपको उन एक्ट्स की डीप नॉलेज होना चाहिए। डीप नॉलेज इन द सेंस कि आप कोशिश ये कीजिए कि आपको उसको सतही नॉलेज ना हो, बल्कि उसमें धाराएं भी याद हों, कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन किस धारा, किस प्रोविजन से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दंड से संबंधित कौन सा सेक्शन है, किसी न्यायालय के गठन से संबंधित कौन सा सेक्शन है, पंजीकरण से संबंधित कौन सा सेक्शन है, कौन सी धारा है। तो ये सारी धाराएं आपको एकदम टिप पर होनी चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ से धाराओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हमारे जो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्ट हैं, आप देख सकते हैं। और फिर हमारे ये सारे लास्ट में ठेका श्रम विनियमन अधिनियम, ये देखिए कुछ एक्ट्स हमारे स्पेशली मेंशन हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, तो ये हमारा स्पेशली मेंशन है, इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। इसी तरह उपदान भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी आपका 1972 स्पेशली मेंशन है ये एक्ट। इसी तरह आप देख सकते हैं भवन और अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें अधिनियम 1996, तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स RE&CS कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996। तो ये कुछ एक्ट्स जो स्पेशली मेंशन है उसको आपको और डिटेल में डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से, आज के अपने एक्ट से। जैसे कि हम हर लेक्चर में आपको बताते हैं कि कोई भी अधिनियम बनने के पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पते होने चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले जो एक्ट्स बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो आप ज़्यादातर ये नोटिस करेंगे, क्योंकि देखिए पहले अगर आप पृथ्वी के पर लोगों के निवास से एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्टिंग करें, तो आप ये देखेंगे कि एक क्रमिक रूप में क्रमिक रूप में मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ है। जैसे कि पहले मनुष्य एक आदिवासी जिंदगी गुजारता था, यानी कि जीवन यापन उसका जो था वो आखेट पर निर्भर करता था। जैसे आखेट क्या होता है, शिकार, आपने ये हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आखेट पर निर्भर करता था, फिर हल्के हल्के डेवलप होता हुआ उसने कृषि शुरू की। अब उसने कृषि के साथ साथ, अब पहले वो गांवों में रहता था, फिर उसने और ज़्यादा तरक्की शुरू की, यानी कि उसका और क्रमिक विकास हुआ, तो उसने शहरों की तरफ शहरों का विकास होना शुरू हुआ, यानी कि उद्योग धंधे स्थापित हुए तो शहरों का विकास होना शुरू हुआ। तो इस तरह एक क्रमिक विकास का क्रम होता है, जिससे आगे चलते हुए मनुष्य का विकास हम एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक देखते हैं। तो इसी विकास के क्रम में अब एक समय आता है
हल्के हल्के यहाँ से होता हुआ अगर आप बिल्कुल एंशिएंट में जाएंगे तो धर्म युद्ध का समय आता है। धर्म युद्ध के बाद फिर एक समय आता है राजा महाराजाओं का युग। राजा महाराजाओं का युग के बाद आप ये देखिए, बिल्कुल हमें क्रमिक विकास बता रहे हैं, धर्म युद्ध आते हैं, क्योंकि देखिए उस धर्म युद्धों के बाद क्रिश्चियन धर्म की स्टार्टिंग हुई, यहूदी धर्म की स्टार्टिंग हुई, ज्यूज, फिर इस्लाम धर्म आया। तो उसके बाद फिर हल्के हल्के अब राजा महाराजाओं का युग शुरू हुआ। राजा महाराजाओं के बाद फिर जैसे कि हम देखते हैं उसमें जो हमारे जो लेटेस्ट थे वो कौन से थे, मुगल। अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो वो कौन थे, मुगल। अब उसके बाद अब आता है कॉलोनियल इरा। तो ये राजा महाराजाओं का युग था, अब आती है कॉलोनियल इरा। तो कॉलोनियल इरा के बाद जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ कॉलोनियल इरा कब खत्म हुआ, 1947 में। इस तरह कुछ देशों में पहले खत्म हो गया और कुछ देशों में बहुत बाद में खत्म हुआ, जैसे कि साउथ अफ्रीका में बहुत बाद में खत्म हुआ। तो कॉलोनियल इरा के, हालांकि कॉलोनियल इरा बहुत पहले ही खत्म होना शुरू हो गया था, यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही कॉलोनियल इरा का समापन शुरू हो गया था, यानी कि इंग्लैंड डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि 1914 की जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी उसमें इंग्लैंड का पतन होना शुरू हो गया। उससे ये पता चल गया कि अब आने वाला दौर किसी और का होगा, इंग्लैंड का तो नहीं होना है। तो आगे आने वाला दौर किसका होगा, इंग्लैंड का नहीं होगा। अब हल्के हल्के इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया में उद्योगों का एकदम से बहुत तेजी के साथ विकास होता है। अब उसी विकास के क्रम में एक दूसरे के ऊपर अपनी सुप्रीम ताकत के प्रदर्शन का समय शुरू हो जाता है, जिसमें सारे देश एक साथ, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज में कौन था, रशिया एकमात्र देश था, रशिया और या फिर जापान को भी हम ले सकते हैं, जापान और रशिया ये दो एकमात्र देश थे। उसके अलावा या तो यूरोपियन कंट्रीज थी या फिर अमेरिका था। तो उधर बिल्कुल वेस्ट में हम जाएंगे तो अमेरिका। तो इन 3-4 अगर अलग अलग गुटों को देखें तो ये 3 ग्रुप थे। इन 3 ग्रुप में होड़ लगना शुरू हुई कि कौन विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा, अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करेगा। उसी के संदर्भ में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो हथियार बनाने की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ शुरू हुई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहले लोहे का विकास जब शुरू हुआ तो लोहे के विकास की वजह से सबसे पहले हथियार बनना शुरू हुए, हथियारों का निर्माण शुरू हुआ ताकि अपनी वर्चस्व को स्थापित किया जा सके। अब उसी होड़ में जिसने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट जितनी तेजी से किया वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता गया और इसीलिए अमेरिका सबसे तेजी से आगे बढ़कर इसलिए आया क्योंकि उसके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो शुरू हुआ ही, इंग्लैंड के बाद वहाँ इंडस्ट्रीज तो लगी ही, साथ ही साथ अमेरिका पर किसी का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था। हालांकि अमेरिका भी एक कॉलोनी रहा है लेकिन अमेरिका में ज़्यादा इंटरफेयर किसी का नहीं था। अगर कंपैरेटिवली देखें एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें या फिर लैटिन अमेरिका में भी बहुत इंटरफेयर था, क्योंकि देखिए जितने भी कॉलोनी रहे हैं, जितने भी उपनिवेश रहे हैं वो सारे यूरोपियन कंट्रीज के ही रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने ही अपने उपनिवेश बनाए हैं, क्योंकि जो राजा महाराजाओं का युग था जिसमें मुगल सल्तनत से एंडिंग हुई है, उस युग के बाद जो कॉलोनियल इरा शुरू हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का रहा है। यूरोप ने पूरे दुनिया पर हुकूमत की है, कॉलोनीज बनाई हैं। तो उसमें कुछ लेकिन चुनिंदा स्थान ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा इंटरफेयर था, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज के भरमार थे। जैसे कि हमारा इंडिया, एशिया में अगर हम देखें तो हमारा इंडिया, हालांकि एशिया में जैसे फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, यहाँ सब जगह रिसोर्सेज थे। यहाँ पर रिसोर्सेज किस संदर्भ में थे, खाने भी थी यानी कि माइंस भी थी और खाना भी था यानी कि मसाले भी थे। खाने और खाना दोनों थे। खाने यानी कि माइंस, यहाँ से कोयला, एल्यूमिनियम, हेमेटाइट, बॉक्साइट और अलग अलग तरह के यहाँ से धातुओं का अयस्क का निष्कर्षण होता था, निकाले जाते थे। साथ ही साथ खाने यानी कि मसाले जैसे कि दालचीनी, इलायची और चाय, कॉफ़ी, इस तरह की यहाँ पर खाद्यान्न भी मौजूद थे जो कि यूरोपियन एनवायरनमेंट में, यूरोपियन क्लाइमेट में जिनकी पैदावार नहीं की जा सकती थी। इसी तरह आप एशिया के बाद देखेंगे अफ्रीका, तो अफ्रीका में भी कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशन कुछ देशों की ऐसी ही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि घाना इत्यादि में जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे इसी तरह श्रीलंका में, हमारे यहाँ इंडिया में, कोलंबो में, तो यहाँ पर सारे कॉफ़ी के उत्पादन क्षेत्र थे। इसी तरह लैटिन अमेरिका, तो आप अगर देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है ना हमारे पृथ्वी के, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर जिसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे वर्ल्ड मैप पर, तो
कंपैरेटिवली सदर्न हेमिस्फीयर पर यूरोपियन कंट्रीज का ज्यादा इंटरफेयर था। ज्यादा इंटरफेयर्स की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ वही था, इंटरफेरेंस ज्यादा था क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज ज्यादा थे। अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, यहां तक कि गोल्ड और डायमंड के भी भंडार आज भी अफ्रीका में मौजूद हैं, लेकिन अफ्रीका में डेवलपमेंट नहीं हुआ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वो एक अलग विषय है। तो हम देखेंगे कि अब क्योंकि यहीं पर ही लेबर क्लास शुरू हुई, अगर यहां पर एलिट क्लास शुरू हुआ, बिजनेस क्लास शुरू हुई, तो यहीं पर ही, क्योंकि बिजनेस क्लास के लिए एलिट क्लास को होना, एलिट क्लास के लिए लेबर का होना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई अमीर तभी अमीर कहलाता है जब उसके पास काम करने वाले नौकर हों। अगर किसी के पास नौकर ही नहीं है तो अमीर किसका बात का। तो अब ये क्या करते थे, इन्होंने कॉलोनीज जो बनाई थी, यहां से कहां लेके जाया जाता था, यहां पर जो अमीर वर्ग था, एलिट क्लास था, जैसे कि अमेरिका में या फिर इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका क्योंकि कॉलोनी रहा है, तो अमेरिका में भी जो यूरोपियन कंट्रीज जो हुकूमत करती थी वहां पर, वो अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, एशिया से यहाँ के श्रमिकों को खरीद कर लेके जाया जाता था दास प्रथा के रूप में। आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। तो हल्के हल्के अब क्या होने लगा कि वहां की सोसाइटी थोड़ी डेवलप होने लगी। अब जब ये वहां पर काम करने लगे, आज भी आप देखते हैं कि अफ्रो अमेरिकन अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसे ब्लैक अमेरिकन कहते हैं। ब्लैक अमेरिकन तो वो कहाँ की नस्ल के हैं, वो सारे अफ्रीकन नस्ल के हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेकर उनके पूर्वजों को, उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनको ले जाकर बसाया गया था अमेरिका में। आप इसलिए देखते हैं कि बहुत से अमेरिकन काले होते हैं, ब्लैक अमेरिकन जिनको कहा जाता है, या फिर आप देखेंगे रेड इंडियन। अमेरिका में एक और है रेड इंडियन कौन से हैं, जिनके पूर्वज इंडिया से ले जाकर वहां बसाए गए हैं, रेड इंडियंस। तो ये सारी इंडियन उनके एंसेस्टर्स रहे हैं, और इसी तरह ब्लैक अमेरिकन जिनके अफ्रीकन एंसेस्टर्स रहे हैं। तो अब हल्के हल्के जब वहां की सोसाइटी डेवलप होना शुरू हुई, तो वहां के लोग थोड़े लिबरलाइज होना शुरू हुए। जब लोग पढ़ने लिखने लगे, लोगों को अपने अधिकार पता लगने लगे, तो हल्के हल्के थोड़ा लिबरलाइजेशन आया वहां पर थोड़ी ढील दी गई और थोड़े लोग वहां के सॉफ्ट नेचर के हुए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ज्यादातर तो डिमांड की गई श्रमिक वर्ग की तरफ से, लेबर क्लास की तरफ से, लेबर यूनियन की, कि हमें संगठित होना चाहिए। दूसरी चीज ये, कुछ एलीट क्लास भी ऐसा था जिन्होंने प्रेरित किया लेबर्स को कि आपको संगठित होना चाहिए और अपनी यूनियन बनाकर अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए। तो इसी के संदर्भ में जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो अमेरिका से होती है। अमेरिका में 1794 में प्रथम ट्रेड यूनियन की फिलाडेल्फिया में स्थापना हो चुकी थी। देखिए, ये आपको बहुत ईजी से फैक्ट लग रहे होंगे, और बहुत किसी को, आप में से किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहां पर लॉ का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, एएलसी कोई लॉ का एग्जाम नहीं है। हाँ, लॉ से रिलेटेड जरूर है कुछ एक्ट्स, लेकिन ये प्रॉपर एक कोर लॉ का एग्जाम नहीं है, तो इसलिए आपसे डीप क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। आपसे इसी तरह के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। हालांकि हम भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे बाद में, और आपको दिखाएंगे भी कि कितना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो फिलाडेल्फिया में सबसे पहले स्थापना 1794 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में स्थापना हुई थी प्रथम ट्रेड यूनियन की। इसके पश्चात वहां तेजी से ट्रेड यूनियनों का विकास हुआ। अब 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रारंभ में गुप्त रूपों में श्रमिक संघों का निर्माण होना शुरू हुआ। सन 1885 के पूर्व श्रमिक संघों का निर्माण पर कठोर दंड थे, लेकिन इंग्लैंड में क्या था, जो 19वीं शताब्दी थी, यानी कि 19वीं शताब्दी का शुरुआत का समय, यानी कि 1825 तक, उससे पूर्व क्या होता था कि जो लेबर यूनियंस थी उनके गठन पर बहुत ज्यादा कठोर प्रावधान थे, यानी कि उनको दंड देने का चलन था। अब आते हैं भारत में व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघवाद का इतिहास। देखिए, भारत में जो ये एक्ट बना है 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, अगर हम इस एक्ट के संदर्भ में देखें तो भारत में जो ट्रेड यूनियन का विकास है उसको हम 6 चरणों में, यानी कि 6 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला चरण जो है वो सन 1811 तक का है, यानी कि इसको अगर हम बिल्कुल प्री फेज मान सकते हैं, प्री हिस्टोरिक फेज, जो कि ट्रेड यूनियन का एकदम प्री हिस्टोरिक है, जहां पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की काम की आजादी इत्यादि नहीं थी। तो ये 1811 से पहले तक का समय था। अब 1811 से 1912 तक का समय आता है। 1912 आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इंटरलिंक करके थोड़ा। देखिए, आप इंटरलिंक इस तरह से कर सकते हैं कि 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि 1912 तक, ये 1811 से 1912 या फिर 101 साल का समय था। उसके बाद 1912 से 1929 तक का समय तीसरा चरण था। तो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं कि ये जो युग था, अगर हम 1915 से देखें तो जिसमें भारत में आंदोलन हुए और गांधी जी के नेतृत्व में हुए, तो आप देखेंगे कि गांधी जी के जो ज्यादातर आंदोलन थे वो 1929 तक ही थे। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक
थोड़ा राजनीतिक दूरी इख्तियार कर ली। हालांकि सारे आंदोलन 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए उसमें उसमें गांधी जी इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन 1915 से 1929 तक का जो उनका काल था वो बिल्कुल उनका एकदम पीक थी। उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किए हैं और हर आंदोलन में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना इनडायरेक्ट उसमें इंटरफेयर रखा है। उसके बाद होता है चौथा काल। चतुर्थ चरण कौन सा है, 1932 से 1939 तक। 1932 से आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद से 1939 तक, यानी कि आपका सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होने का समय। फिर है पांचवा चरण 1939 से 1947 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक। फिर है छठा चरण जो 1947 से अब तक चल रहा है। तो आप वो इस तरह से क्रमिक रूप में आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको याद रख सकते हैं। आगे है, अब हम देखते हैं कि किस तरह भारत में ट्रेड यूनियन का विकास या गठन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हिंदू मजदूर सभा, भारतीय श्रम संघ कांग्रेस, संयुक्त श्रम, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सारे अखिल भारतीय संगठन थे। तो भारत में जो सबसे पहले सुव्यवस्थित ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई वो मद्रास टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन की नाम से हुई और इसकी स्थापना 1918 में हुई और बीपी वाडिया द्वारा की गई। अब देखिए यहां से क्वेश्चन एएलसी में एक बार पूछा जा चुका है। तो बीपी वाडिया के द्वारा किसकी द्वारा की गई, बीपी वाडिया के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा, अब यूपीएससी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भारत में सुव्यवस्थित रूप से स्थापित ट्रेड यूनियन, सबसे पहले ट्रेड यूनियन कौन सी थी, बॉम्बे या मद्रास या कलकत्ता या आगरा टेक्सटाइल लेबर यूनियन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। दूसरा, यूपीएससी इस तरह से भी पूछ सकती है कि भारत में प्रथम सुव्यवस्थित स्थापित ट्रेड यूनियन मद्रास टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इस तरह से भी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एक तीसरा तरीका भी है जो कि यूपीएससी का फेवरेट पैटर्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, भारत में प्रथम सुव्यवस्थित ट्रेड यूनियन की स्थापना मद्रास टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन के रूप में हुई। स्टेटमेंट 2, इसकी स्थापना गोपीनाथ बारदोली द्वारा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से सही कथन चुनिए, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 1918 में स्थापित की गई थी, मद्रास में स्थापित की गई थी, मद्रास टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन के नाम से, और तीसरा बीपी वाडिया द्वारा की गई थी। 1950 से 51 से और 1975-76 तक यूनियनों की संख्या में 51 गुना की वृद्धि हुई। अब बीपी वाडिया जो थे इनको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन गठित होने पर इसका अध्यक्ष चुना गया। तो यानी कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष किसे चुना गया था, बीपी वाडिया को। श्रमिक संघों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 1926 में द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया। अब श्रमिक वर्ग के लिए इससे पहले श्रमिक संघों का पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले जो श्रमिक संघ जो होते हैं यानी कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की गई है वो किसमें की गई है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसी तरह का एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और हमने बताई थी आपको किसी एक्ट के बारे में, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने शुरुआती लेक्चर में एक में बताया था कि उस एक्ट से पहले कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें उद्योग यानी कि इंडस्ट्री को सबसे पहले परिभाषित किया गया, क्लियरली परिभाषित किया गया, वो कौन सा एक्ट था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो इसी तरह से यह फैक्ट है। तो यही यूपीएससी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगी इसी तरह के कि इससे पहले श्रमिक संघों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब आते हैं, जैसे कि हम हर एक्ट में देखते हैं कि जब एक्ट की बात हो रही है यानी कि लॉ की बात हो रही है, और लॉ एक इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है। तो आपको हर वर्ड की परिभाषा पता होना चाहिए क्लियरली। तो समुचित सरकार का इस अधिनियम में क्या मतलब होता है? समुचित सरकार से मतलब यह है वो सरकार जिसके क्षेत्र में, जिसकी टेरिटरी में कोई उद्योग यानी कि जिस उद्योग, मान लिए कोई एक्स उद्योग है, तो वो एक्स उद्योग जिस सरकार की यानी कि जिस राज्य की टेरिटरी के अंतर्गत आता है, तो वो राज्य सरकार ही उस उद्योग के लिए समुचित सरकार का कार्य करेगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए एक एक्स उद्योग है वो यूपी की टेरिटरी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी ब्रांचेस बिहार में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी हैं, 3-4 स्टेट्स में है, राजस्थान में भी है इधर, तो क्या होगा, अब इस उद्योग की जो समुचित सरकार होगी वो कौन सी होगी ना, तो क्योंकि आपस में लड़ाई होने लगेगी। राजस्थान कहेगा कि हम
इंटरफेयर करेंगे, हम लॉ बनाएंगे, बिहार कहेगा हम बनाएंगे, यूपी कहेगा हम बनाएंगे, तो केंद्र सरकार कहेगी कोई नहीं बनाएगा हम बनाएंगे, तो यहाँ पर समुचित सरकार होगी केंद्र सरकार, यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहां जो उद्योग एक से ज्यादा राज्यों में फैला होगा तो वहां पर समुचित सरकार का कार्य कौन करेगी? केंद्र सरकार। यानी कि केंद्रीय सरकार से अभिप्राय उस व्यवसाय संघ के लिए होगा जिसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है। संघ की गतिविधियां विभिन्न स्थानों को प्रमाणित करती हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के क्षेत्र अधिकारों को अलग अलग करना आवश्यक होता है। केंद्रीय सरकार के अधीन व्यवसायों के अलावा सभी व्यवसाय राज्य सरकार के अधीन माने जाएंगे। ऐसे व्यवसाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उन व्यवसायों के अलावा, उन इंडस्ट्रीज के अलावा जितने भी व्यवसाय होंगे वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव। कार्यकारिणी से अभिप्राय यानी कि एग्जीक्यूटिव से मतलब ये होता है कि किसी भी नाम से संबंधित निकाय या बॉडी जिसके अधीन यूनियन की संपूर्ण कार्य व्यवस्था सौंप दी गई होती है। यानी कि एक ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के जिसके अंतर्गत यानी कि जिसको सारी पावर है उस ट्रेड यूनियन से संबंधित निर्णय लेने की। यानी कि अगर ट्रेड यूनियन बनाई गई है तो ट्रेड यूनियन में एक एग्जीक्यूटिव, देखिए मान लीजिए ट्रेड यूनियन में 1000 सदस्य हैं, तो 1000 के 1000 सदस्य तो बैठक में कोई निर्णय नहीं लेंगे ना। निर्णय क्या होता है? कोई कंपनी होती है तो कंपनी में निर्णय कौन लेता है? एम्प्लॉय तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं 4-5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही लेते हैं। तो इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी इस ट्रेड यूनियन की वो 5-10 लोगों की होगी, मतलब छोटा समूह होगा। तो वो छोटा समूह जो छोटी बॉडी होगी उस बॉडी को ही सारे पावर्स होंगे किसी भी तरह का निर्णय लेने की ट्रेड यूनियन के तरफ से। यानी कि ट्रेड यूनियन का जो रिप्रेजेंट करेगी वो ये चुने हुए लोगों की बॉडी करेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी। तो इसी बॉडी को कार्यकारिणी कहा जाएगा। साधारण बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं जिसमें कुछ विशेष सदस्य ही नियुक्त या नामित या चुने जाते हैं। यानी कि वही जो बात हमने आपको अभी बताई कि कार्यकारिणी कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है? एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें कुछ विशेष सदस्य, कुछ स्पेशल मेंबर्स या तो चुने जाते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं या फिर उनको नॉमिनेट किया जाता है। आगे है संघ के सभी सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य होने की योग्यता रखते हैं। अब यानी कि ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन इसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव जो कि इसके निर्णय लेगी, सारे जो निर्णय लेगी एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें सभी सदस्य, ट्रेड यूनियन के सभी सदस्य इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर होने की यानी कि मेंबर होने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो संघ के सदस्य नहीं हो सकते। तो एक कॉमन सा यहां फैक्ट है। दूसरा, कार्यकारिणी में बाहरी सदस्य भी लिए जा सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में एक और प्रावधान किया गया है इस एक्ट के तहत कि इस एग्जीक्यूटिव में बाहरी सदस्य यानी कि आउटर जो मेंबर होंगे वो भी इसमें लिए जा सकते हैं। लेकिन धारा 22 जो है इस अधिनियम का जो सेक्शन 22 है वो ये कहता है कि कार्यकारिणी की कुल संख्या का आधे से अधिक सदस्य बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकते। अब मान लीजिए ट्रेड यूनियन ने एक अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी में 10 सदस्य हैं। 10 सदस्यों में इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को अधिकार है कि ये बाहरी सदस्यों को यानी कि किसी एक्सपर्टीज के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को चुन लेती है। लेकिन वो बाहरी व्यक्ति इस संख्या से यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो संख्या है 10 उसके आधे से ज्यादा यानी कि 5 + 1 6 नहीं हो सकते। 6 नहीं हो सकते यानी कि 5 से कम ही होंगे, 5 या उससे कम होंगे। आधे से अधिक सदस्य बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकते। आधे से ज्यादा आपको कम ही रखने हैं। बाकी सदस्य कौन होंगे? वो सारे आंतरिक सदस्य होंगे यानी कि ट्रेड यूनियन के ही मेंबर होने चाहिए। अब होता है पदाधिकारी, ऑफिस बियरर्स, जो कि इसका अधिकारी होगा यानी कि इस एग्जीक्यूटिव को चलाने के लिए कोई चेयरमैन भी तो होगा ना, ये एक लेटरल तो नहीं होगी सारी हायरार्की। अब पदाधिकारी से मतलब उन सभी सदस्यों से होता है जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, किंतु इसमें ऑडिटर समाविष्ट नहीं होगा। यानी कि इस पदाधिकारी का मतलब यह है कि इसमें सारे ही सदस्य इसके पदाधिकारी होंगे, सारे ही सदस्य इनके पदाधिकारी होंगे, ऑफिस बियरर्स होंगे। और लेकिन इसमें ऑडिटर यानी कि ऑडिटर कहाँ यूज होता है? ऑडिटर वहां जहां पर जो खातों का लेखा जोखा की ऑडिट करता है, तो ऐसा व्यक्ति उस ऑडिटर को इस कार्यकारिणी का सदस्य नहीं माना जाएगा। अब इसमें है विहित, प्रेस्क्राइब्ड। विहित से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमों और इसके द्वारा निर्धारित कोई भी नियम या प्रावधान से है। फिर है पंजीकृत कार्यालय। इसमें यूनियन के उस कार्यालय से अभिप्राय है जिसे इस अधिनियम के अधीन मुख्य कार्यालय के रूप में पंजीकृत किया गया है। फिर है पंजीकृत ट्रेड यूनियन। इससे अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत
ट्रेड यूनियन से। तो बहुत इजी डेफिनेशन है और देख लेते हैं। फिर है व्यवसाय विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट। इससे मतलब है कि कोई भी विवाद जो नियोजक तथा कर्मकारों के मध्य, कर्मकारों और कर्मकारों के मध्य, यानी कि नियोजक एम्प्लॉयर और किसके मध्य, एम्प्लॉय के मध्य हो, या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के मध्य हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के मध्य हो, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के मध्य हो, तो किसी भी तरह का विवाद इस विवाद की श्रेणी में आएगा जो किसी उसी व्यक्ति से नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की शर्तों से संबंधित है। अब इसमें एक और कंडीशन है, इसमें यह है कि अगर मान लीजिए विवाद दो एम्प्लॉय के बीच हो गया है, एक्स और वाई के बीच अगर विवाद हो गया है, तो ये विवाद, इस विवाद के अंतर्गत ये ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत इसको सुलझाया जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि ये विवाद इन्हीं दोनों के मध्य ही होना चाहिए। यानी कि ये एक्ट ये बताता है कि अब मान लीजिए कि इन्हीं दोनों से मध्य के संबंध में, यानी कि अगर इन दोनों के किसी बात पर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो बात ऐसी होना चाहिए जो एक्स और वाई से ही संबंधित हो, यानी कि ऐसा ना हो कि ये जेड की वजह से लड़ रहे हों, तो ये विवाद इन दोनों से ही संबंधित होना चाहिए। ये कंडीशन इसमें बताई गई है। आगे है इसमें कर्मकार का अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों से है जो उद्योग या व्यवसाय में नियोजित है, यानी कि एम्प्लॉयड है। यानी कि एम्प्लॉय से क्या मतलब है, एम्प्लॉय से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो उस इंडस्ट्री के अंदर नियोजित है, यानी कि एम्प्लॉयड हैं। अब इससे दो बातें मतलब निकलते हैं, चाहे भले ही वो उस नियोजक द्वारा नियोजित नहीं है जिसके साथ व्यवसाय विवाद उत्पन्न हुआ है। मान लीजिए एम्प्लॉयर एक्स है, यहाँ एम्प्लॉयर एक्स है और एम्प्लॉय कौन है, ये वाई है, एम्प्लॉय वाई है। अब मान लीजिए इन दोनों में विवाद हो जाता है और इसको ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के तहत ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत अगर इसे सुलझाया जाता है, तो एम्प्लॉयर ये कहता है कि इसको तो मैंने रखा ही नहीं, ये तो ठेकेदार के अंडर में है, जिस ठेकेदार को मैंने काम दिया है उस ठेकेदार ने इसको रखा है। तो ऐसा नहीं है, अगर उस इंडस्ट्री के अंदर वो भले ही इंडस्ट्री मालिक अलग है और इस मालिक ने किसी ठेकेदार को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, उस ठेकेदार ने अपने अंडर किसी एम्प्लॉय को इस इंडस्ट्री में नियोजित किया है, तब भी ये अधिनियम उस पर लागू होगा, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर द्वारा रखा गया हो या फिर ठेकेदार के द्वारा। आगे है ट्रेड यूनियन। इससे अस्थायी या स्थायी कोई भी ऐसा समुच्चय कॉम्बिनेशन अभिप्रेत है जो प्राथमिक रूप से कर्मकारों और नियोजकों या कर्मकारों तथा कर्मकारों या नियोजकों और नियोजकों के पास पारस्परिक संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए अपने किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर निर्बंधात्मक रेस्ट्रिक्टेड शर्तों को अधिरोपित करने के लिए प्रत्यक्षता बनाया गया है, और दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियन का कोई समामेलित फेडरेशन भी सम्मिलित है। यहाँ समुच्चय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है कि ट्रेड यूनियन से संबंधित क्या है, ट्रेड यूनियन से संबंध, इसकी परिभाषा को कैसे डिफाइन किया गया है। ट्रेड यूनियन का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट कोई ऐसी यूनियन जिसको इस अधिनियम के तहत बनाया गया है, या फिर दो या दो से अधिक यूनियंस को मर्ज करके एमलगमेट करके कोई एक सिंगल एंटिटी यूनियन बनाई गई है, तो उसे ट्रेड यूनियन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आती हैं कुछ परिभाषाएं। आपने यूपीएससी में देखा होगा या अक्सर पीसीएस के एग्जाम्स में देखा होगा कि एक कथन दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कथन निम्नलिखित में से किसने ये कथन दिया है। तो आपको स्पेशली कार्ल मार्क्स का कथन जरूर याद रखना है जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि श्रमिक संघ यानी कि ट्रेड यूनियन जो है, लेबर यूनियन वास्तव में श्रमजीवियों का केंद्र बिंदु है। इन्होंने इस तरह से इसको परिभाषित किया है। ये कार्ल मार्क्स की परिभाषा है ट्रेड यूनियन से संबंधित। तो आपको हर हालत में रट लेनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, पूरी संभावना है, और स्पेशली कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, तो आपको और भी ज्यादा इसलिए याद होनी चाहिए कि श्रमिक संघ वास्तव में श्रमजीवियों का केंद्र बिंदु है। लेस्टर आर ए के शब्दों में अपने व्यावसायिक हित के संरक्षण या अग्रसारित करने के निमित्त मजदूरी कमाने वालों का संगठन ट्रेड यूनियन कहलाता है। तो ये दो हमने परिभाषाएं इसमें मेंशन कर दी हैं, जिसमें से कार्ल मार्क्स की परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हालत में याद रखनी है, रट लेनी है। फिर है इसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्तव्य, और श्रमिक संघों का पंजीकरण की तिथि। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शुरू हो जाता है, क्योंकि जो एएलसी वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से ये सुने, क्योंकि इनका पूरा का पूरा काम लगभग 60% प्लस काम इसी से संबंधित होगा। तो आपको ये जरूर यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आना है। ट्रेड यूनियन एक्ट से क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाएगा। तो इसलिए अब आपका मेन एरिया शुरू होता है। यहाँ आपको एक एक धारा जो हम यहाँ मेंशन की है वो आपको याद रखनी है और एक एक पॉइंट आपको याद रखना है।
अब रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होती है वो देख लेते हैं। श्रमिक संघों को वैधानिक स्वरूप अधिनियम के नियम अनुसार पंजीकरण करा लेने पर ही मिलता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में उचित सरकार यानी कि समुचित सरकार द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाते हैं। आपने देखा होगा पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या आईएएस के एग्जाम्स में, पीसीएस के एग्जाम्स में रजिस्ट्रार की होती है पोस्ट, एक इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रार जो होता है। धारा 3 में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में उपबंध है। अब ये सेक्शन 3 है, इस एक्ट का सेक्शन 3 रजिस्ट्रार के संबंध में प्रोविजन करता है। सरकार अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती है, जिसका कार्य रजिस्ट्रार के कार्यों में सहायता देना है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, कंसर्न गवर्नमेंट, वो एडिशनल रजिस्ट्रार या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति कर सकती है, जो कि उसको रजिस्ट्रार को उसके कार्यों में हेल्प करें और वो प्रधान रजिस्ट्रार की अधीक्षण की देखरेख में कार्य करते हैं। यानी कि जो मेन रजिस्ट्रार होगा, चीफ रजिस्ट्रार होगा, उसकी देखरेख में ये कार्य करेंगे। अब है पंजीयन की रीति। किसी ट्रेड यूनियन को किस तरह से रजिस्टर्ड किया जाएगा, इसकी रीति यानी कि इसके नियमों के बारे में बात की जा रही है। संघ के अस्तित्व में आने के पश्चात, यानी कि आज एक ट्रेड यूनियन का बनाने का फैसला हुआ, ट्रेड यूनियन बनाई गई, लोगों को इकट्ठा किया गया, उनको यूनियन में शामिल किया गया। अब उसको पंजीकृत भी कराना आवश्यक है, अदरवाइज उसे लीगल ट्रेड यूनियन नहीं माना जाएगा और उसकी किसी भी बात को महत्व सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब उसके पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम के रूप में प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। सबसे पहले क्या करेगी ट्रेड यूनियन, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगी और उसे रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा, जिस पर कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ये जो ट्रेड यूनियन बनाई गई है, इस ट्रेड यूनियन के कम से कम 7 सदस्य इस एप्लीकेशन पर अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही इसको आगे कार्यवाही की जाएगी। प्रार्थी की न्यूनतम संख्या 7 निश्चित है, यानी कि ये सर्टेन है, 7 से कम नहीं हो सकती और अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। अब ट्रेड यूनियन में कितने भी सदस्य हो वो सभी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 सदस्यों का उस एप्लीकेशन फॉर्म पर सिग्नेचर करना मस्ट है, अनिवार्य है। यदि प्रार्थियों में आधे से अधिक व्यक्ति पंजीकरण होने से पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सदस्यता त्याग देते हैं या आवेदन पत्र से अलग होने की सूचना देते हैं या अपना नाम वापस ले लेते हैं या फिर विरोध करते हैं, तो पंजीकरण के प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर रजिस्ट्रार कोई विचार नहीं करेगा। क्या कह रहा है इसमें फैक्ट कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उसमें से यहाँ ट्रेड यूनियन की ही बात हो रही है, ट्रेड यूनियन के द्वारा दिया गए प्रार्थना पत्र में जितने भी एप्लीकेंट्स का नाम है उसमें से अगर आधे से अधिक सदस्य यानी कि मोर देन 50% प्लस 1 पंजीकरण होने से पहले या तो अपनी ट्रेड यूनियन से सदस्यता मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया उन्होंने, या फिर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे अपने आप को अलग करने की डिमांड कर दी या सूचना दे दी या अपना नाम ही वापस ले लिया, तो या फिर उसको रजिस्टर्ड करने का विरोध किया, किसी ना किसी इशू को लेकर अगर विरोध किया, तो पंजीकरण के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा उस पर रजिस्ट्रार किसी भी तरह का विचार नहीं करेगा। आगे क्या है, संघ की सदस्यता हेतु अपेक्षित न्यूनतम संख्या, यानी कि ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए यानी कि पंजीकरण के लिए कितनी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। किसी प्रत्येक पंजीकृत संघ या प्रतिष्ठान या उद्योग में कुल नियोजित सदस्यों का 10% या फिर 100 जो भी कम हो, इसकी संख्या हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर कोई ट्रेड यूनियन, मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन अपना पंजीकरण कराना चाहता है रजिस्ट्रार के पास, और कौन सा ट्रेड यूनियन है, मान लीजिए ट्रेड यूनियन के भी प्रकार होते हैं अलग, वो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। ट्रेड यूनियन क्या है, एक मान लीजिए कोई एबीसी कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसकी एम्प्लॉय मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, तो इस ट्रेड यूनियन की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये इस बारे में बताया जा रहा है। इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, या तो जो एबीसी जो इंडस्ट्री है इसकी कुल संख्या का 10% होना चाहिए कम से कम, या फिर टोटल 100, इस ट्रेड यूनियन की संख्या 100, इन दोनों में से जो नंबर कम होगा। अब कैसे, वो इसकी ट्रेड यूनियन की कम से कम संख्या, उसमें उतने मेंबर होने चाहिए। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर एबीसी कंपनी में, एबीसी इंडस्ट्री में मान लीजिए 500 सदस्य हैं, 500 सदस्य, इसका 10% कितना हुआ 50, अब या फिर 100। अब इन दोनों में से कौन सा कम हुआ ही संख्या, 100 और 50 में से 50 कम है, तो कम से कम 50 सदस्य ट्रेड यूनियन में होने चाहिए, तभी इसको पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब मान लीजिए ट्रेड यूनियन में 30 ही सदस्य हैं और कंडीशन यही है, 30 सदस्य हैं, एबीसी में 500 एम्प्लॉय हैं और इसका 10% हो गया 50 और यहां पर हो रहा है कितना 100, तो 2 कंडीशन दी है ना सरकार ने अपने अधिनियम में कि या तो उसकी संख्या 100 हो या फिर
जितने एम्प्लॉय हैं इंडस्ट्री के अंदर उन एम्प्लॉय का 10% हो। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वही तभी ट्रेड यूनियन की स्थापना की जा सकती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ 50 आ रही है संख्या और ट्रेड यूनियन में जो मेंबर हैं वो 30 ही हैं, तो इसको पंजीकृत नहीं किया जाएगा। अब इसके अनुसार कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक पंजीकृत नहीं होगी जब तक पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर कम से कम 100 या कुल संख्या के 10% जो भी कम हो सदस्य उस संघ के सदस्य ना हो। जैसे कि हमने आपको भी बताया कि ट्रेड यूनियन में उस इंडस्ट्री के 10% या फिर 100 इनमें से जो भी नंबर कम होगा उतने मेंबर उस ट्रेड यूनियन में होने चाहिए। पंजीकरण के लिए संबंधित उद्योग या प्रतिष्ठान में नियोजित न्यूनतम सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी। उक्त संशोधन मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस पर रोक लगाने के पक्ष में किया गया है। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। यानी कि ये प्रोविजन, नंबर का प्रोविजन इसलिए किया गया है ताकि एक ही उद्योग में बहुत ज्यादा यूनियंस ना बन जाएं। फिर है 1988 में किए गए संशोधन के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किए जाने पर 60 दिनों में ही पंजीकृत करने के लिए रजिस्ट्रार बाध्य होगा। यानी कि मान लीजिए आज 17 नवंबर को रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन भेज दिया जाता है, तो एप्लीकेशन 16 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रार को उसको पंजीकृत करना बाइंडिंग होगा, उसके लिए अनिवार्य होगा। एक बार संघ के पंजीकृत हो जाने पर नाम या समर्थन वापस करने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वो संघ अवैध नहीं माना जाएगा। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि एबीसी एक इंडस्ट्री है, उसमें 500 सदस्य हैं और इसका 10% कितना हुआ 50, और ट्रेड यूनियन के अंदर मान लीजिए 60 सदस्य हैं, तो इसको एक बार 60 सदस्य हैं इसमें, तो इसको एक बार पंजीकृत करा देने के बाद अब मान लीजिए इसमें 2 महीने बाद सदस्य कम हो जाते हैं, इसमें 40 रह जाते हैं, तो 50 से कम होगा, लेकिन तब भी इसको ट्रेड यूनियन को इलीगल घोषित नहीं किया जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा, ये यूनियन रजिस्टर्ड ही रहेगी। 2001 के संशोधन द्वारा इसमें एक अलग सेक्शन 9 क्लॉज ए जोड़ा गया, यानी कि का जोड़कर प्रावधान किया गया कि पंजीकरण के पश्चात सदस्यों की संख्या 10% या 100 जो भी कम हो यह हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 7 से कम ना हो। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय हस्ताक्षर होने चाहिए थे मिनिमम 7 लोगों के, इसी तरह से एक और प्रोविजन 2001 में किया गया है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत कि भले ही ट्रेड रजिस्टर्ड होने के बाद अगर लोगों की संख्या कम भी हो जाती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कम होते होते जैसे 60 से कम होकर 40 हो गई, 30 हो गई, लेकिन ये इतनी कम 7 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर 7 से नीचे चली गई तो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर है इसमें आगे पंजीकरण रद्द करने की पूर्ववर्ती शर्त। अब किस तरह से पंजीकरण को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, यहां पर किसका प्रावधान है सेक्शन 10 में। कैंसिल करने का प्रावधान कहां दिया गया है सेक्शन 10 में। ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत किसी यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का प्रावधान कौन से धारा में दिया गया है, तो धारा 10 के अनुसार पंजीकरण या प्रमाण पत्र वापस लेने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा कम से कम 2 महीने पूर्व संघ के सचिव या अन्य अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा। यानी कि जैसे कि आज 17 नवंबर है, तो अगर आज रजिस्ट्रार इस यूनियन के किसी यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे 16 जनवरी तक का समय देंगे। आज लेटर भेजेंगे उस यूनियन के पास और उसको 16 जनवरी 2022 तक का समय देंगे, ये डिसाइड करने के लिए जो भी कमियां होंगी उसको पूरा करने के लिए, या फिर ये बताने के लिए कि हम इसको 16 जनवरी 2022 तक आपकी यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं। उसमें उसे वापस लेने या रद्द करने का लिखित कारण बताना होगा, यानी कि वो रजिस्ट्रार उसमें एकदम स्पष्ट रीजन का उल्लेख करेंगे, मेंशन करेंगे जिस वजह से रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन किया जा रहा है, जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन ऐसा करने का प्रस्ताव रजिस्ट्रार करता है। अब आगे है इसमें, जब संघ के पंजीकरण रद्द करने या वापस लेने के लिए आवेदन पत्र स्वयं संघ की कार्यकारिणी प्रस्तुत करती है तो उसे आवेदन संघ के साथ संघ की जनरल निकाय यानी कि जो जनरल बॉडी होगी उसकी बैठक का प्रस्ताव भी संलग्न करना होगा, जिसमें आवेदन के वापस लिए जाने की पुष्टि की गई है। लेकिन अभी तो ये था रजिस्ट्रार की तरफ से पंजीकरण के रद्द करने की प्रक्रिया। अब होती है अगर यूनियन की तरफ से ही अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करने का एप्लीकेशन दी जाए तो वो किस तरह से होगी, उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी उसकी जो जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग का जो प्रस्ताव होगा, जिस प्रस्ताव में यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात की गई है, उस प्रस्ताव उस रेजोल्यूशन यानी कि उस प्रस्ताव की एक कॉपी, हार्ड कॉपी भी उसमें अटैच की जाएगी। व्यवसाय संघ द्वारा
जब पंजीयन को रद्द करने या वापस लेने के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व लिखित नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। क्यों? अब जाहिर सी बात है, एकदम अंडरस्टूड है ये कि जब व्यवसाय संघ ही अपनी तरफ से पहल कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने का, तो इसमें किसी भी तरह की जरूरत नहीं होती है रजिस्ट्रार के इन्फॉर्म करे ट्रेड यूनियन को कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन किया जा रहा है, क्योंकि यूनियन ने खुद ही प्रस्ताव भेजा है। फिर है अपील करने का अधिकार। अब यह अपील करने का अधिकार कब होगा? जब जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार की तरफ से कैंसिल किया जा रहा है, तो ट्रेड यूनियन को क्या क्या अधिकार है या कहां अधिकार है या किस कंडीशन में वो अपील कर सकती है। रद्द करने या पंजीकरण वापस लेने के लिए निर्णय का अधिकार पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। देखिए, एक बार अगर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया तो वो रजिस्ट्रार उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता या उसको रिव्यू नहीं कर सकता, यानी कि उस रजिस्ट्रेशन को बहाल नहीं कर सकता। रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध निम्न 2 आधारों पर अपील की जा सकती है, यानी कि 2 आधार बताए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जिस आधार पर रजिस्ट्रार कैंसिल अगर करता है रजिस्ट्रेशन को तो उसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है या उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। वो 2 आधार कौन से हैं? यदि रजिस्ट्रार द्वारा संघ के पंजीकरण करने से ही इनकार कर दिया गया है, यानी कि आज कोई ट्रेड यूनियन सारी कंडीशन फुलफिल होने पर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है और वहां पर रजिस्ट्रार साहब क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार साहब ये कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, इस आधार पर ट्रेड यूनियन अपील कर सकती है। दूसरा आधार क्या है? उसके द्वारा यानी कि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र वापस या रद्द किए जाने के आदेश देने पर, यानी कि अगर एक ट्रेड यूनियन का एक तरफ रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रार ने कोई अपनी तरफ से नोटिस भेज दिया कि हम इसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं, बिना कोई कारण बताए या कोई स्पष्ट कारण ना बताने पर, तो इस आधार पर भी ट्रेड यूनियन इस निर्णय के खिलाफ, रजिस्ट्रार के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकती है। अब बात आती है कि अपील कहां की जाएगी या किस तरह की जाएगी। व्यवसाय संघ के पदाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश दिए जाने की तिथि से 60 दिनों में अपील की जा सकती है, यानी कि आज 17 नवंबर है, 17 नवंबर 2021, अगर रजिस्ट्रार आज आदेश देते हैं कि पंजीकरण रद्द किया जा रहा है, तो आज से लेकर 16 जनवरी 2022 तक के मध्य कभी भी ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके द्वारा अपील की जा सकेगी। धारा 11 के अनुसार, सेक्शन 11 के अनुसार संघ के प्रधान कार्यालय की स्थिति के अनुसार अपील 2 स्थानों पर की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से समझिए। एक उच्च न्यायालय, दूसरा सिविल न्यायालय। अब इसको किस तरह समझ सकते हैं? देखिए, इस एक्ट का सेक्शन 11 ये कहता है कि इस निर्णय के, रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध जो अपील की जाएगी वो 2 स्थानों पर की जा सकती है नॉर्मल केसेस में। वैसे अभी आप, ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन की बात हो रही है। पहली कंडीशन में 2 सिचुएशंस बताई गई हैं। अगर ट्रेड यूनियन, मान लीजिए, एक तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, दूसरा सिविल न्यायालय में। अब इसको किस किस तरह से अपील की जाएगी? देखिए, मान लीजिए यूपी में ट्रेड यूनियन कोई रजिस्टर्ड है। अब यूपी के, मान लीजिए, मुरादाबाद जिले में एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है। मुरादाबाद नहीं, यहाँ लखनऊ का एग्जाम्पल लेते हैं। लखनऊ जिले में कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, तो अब यहाँ पर अगर कोई रजिस्टर्ड, इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है, किसी ट्रेड यूनियन का, यूपी के ट्रेड यूनियन का प्रधान कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, तो अपील कहां की जाएगी? ट्रेड यूनियन के द्वारा जो लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच होगी, यानी कि यहां का जो जिला न्यायालय होगा, वहां पर अपील की जाएगी। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन का, यूपी के इस ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, तो कहां पर अपील की जाएगी? सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। यह तो थी पहली कंडीशन। अब आती है दूसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। यदि पंजीकृत प्रधान कार्यालय प्रेसिडेंसी टाउन्स की सीमा में है तो अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। तो ये क्या होते हैं? देखिए, यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन वहीं से ही बनाएगी जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, जहां, देखिए, ये आपके लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा, और ये आपके लिए नहीं, हर कैंडिडेट के लिए लगभग उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर आपने ध्यान से ना सुना। और यूपीएससी ये जानती है कि कंफ्यूजन कहां होगा बच्चों को, और वहीं से ही क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो आप यूपीएससी के एग्जामिनर की मेंटेलिटी को रीड करने की कोशिश कीजिए। अब ये दूसरी कंडीशन है कि पंजीकृत प्रधान कार्यालय अगर प्रेसिडेंसी टाउन्स में है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा है, तो अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी टाउन्स किसे कहते थे? अंग्रेज मद्रास को, बॉम्बे को, कैलकाटा को। तो ये क्या थे? ये प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, क्योंकि यहां से वो पूरा बागडोर, भारत के प्रशासन की पूरी बागडोर संभाली जाती थी, तो ये प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। अगर किसी ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स यानी कि बॉम्बे, मद्रास या कलकत्ता, इनकी टेरिटरी के अंतर्गत आता है, इनकी सीमा के अंतर्गत आता है, तो अपील सीधे
इन तीनों शहरों के उच्च न्यायालय यानी कि मद्रास हाई कोर्ट यानी कि आपका तमिलनाडु हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट यानी कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, इन 3 न्यायालयों में की जाएगी। अब इसके अलावा जहां संघ का प्रधान कार्यालय प्रेसिडेंसी टाउन्स की सीमा क्षेत्र से बाहर अन्य क्षेत्र में है तो अपील मूल क्षेत्र अधिकार रखने वाली मुख्य दीवानी अदालत में या अतिरिक्त न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसे समुचित सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है। अब मान लीजिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बॉम्बे की सीमा के अंतर्गत है तो अपील कहाँ की जाएगी? बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब मान लीजिए यही हेडक्वार्टर, ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र का ही अंदर है लेकिन नागपुर की सीमा में आता है, नागपुर की सीमा में आता है, तो कहाँ की जाएगी अपील? इस नागपुर की टेरिटरी के अंतर्गत जो जिला न्यायालय होगा, मुख्य दीवानी न्यायालय होगा या फिर अतिरिक्त न्यायाधीश का एडिशनल मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा या सहायक न्यायाधीश का कार्यालय होगा, तो वहां पर अपील की जाएगी। अब इसमें 2001 में एक और संशोधन किया गया है, जहां ये तीसरी कंडीशन है, ये हो गई दूसरी कंडीशन। पिछली स्लाइड में हमने देखी थी ये पहली कंडीशन थी, अब ये आई दूसरी कंडीशन। अब है देख रहे हैं हम तीसरी कंडीशन। 2001 के संशोधन के अनुसार जहां संघ का प्रधान कार्यालय श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के क्षेत्र में है तो वहां अपील श्रम न्यायालय या अधिकरण में की जा सकेगी। अब क्या है, मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर हेडक्वार्टर है ट्रेड यूनियन का जहां डिस्प्यूट हुआ है और उसका हेडक्वार्टर कहां है? गुजरात या मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान पर है जहां पर ऑलरेडी लेबर कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है या फिर वहां पर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की स्थापना की जा चुकी है। यानी कि अगर मान लीजिए अहमदाबाद है, हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर अहमदाबाद में ऑलरेडी कोई लेबर कोर्ट बना हुआ है अहमदाबाद की सीमा के अंदर का गुजरात में, और वहीं पर ही ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर है, तो अपील सीधे किसी न्यायालय में नहीं होगी, सीधा लेबर कोर्ट में होगी। मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले में ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, यहां पर कोई इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बना हुआ है और ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर ग्वालियर में ही है, ग्वालियर की सीमा के अंतर्गत ही है, तो अपील ना तो किसी न्यायालय में की जाएगी, कहीं नहीं की जाएगी, सीधा कहां की जाएगी? इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के अंदर उसकी अपील की जाएगी। फिर है अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। अब जहां अपील की जा रही है, एपलेट जो ट्राइब्यूनल है उसके पास क्या क्या पावर इस एक्ट ने दी है। पहला तो यह है कि वो अपील को डायरेक्टली निरस्त कर सकता है। अगर उसको यह लग रहा है कि इस अपील का कोई आधार नहीं है तो वो सीधा सीधा उसको कैंसिल कर सकती है। दूसरा, व्यवसाय संघ के पक्ष में निर्णय दे सकती है, यानी कि ट्रेड यूनियन के उसके फेवर में निर्णय आ सकता है। अर्थात उक्त न्यायालय यानी कि जो न्यायालय जहां अपील की जा रही है वो रजिस्ट्रार को संघ का पंजीकृत करने का आदेश दे सकता है, यानी कि उसको दोबारा रजिस्टर्ड करने का आदेश रजिस्ट्रार को दिया जा सकता है, या फिर अपीलीय न्यायालय के आदेश रजिस्ट्रार के लिए बाध्यकारी होंगे, यानी कि इस न्यायालय द्वारा जो रजिस्ट्रार को आदेश दिया जाएगा वो इस पर बाइंडिंग होगा। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार रजिस्ट्रार कार्य करेगा। अब इस पंजीकरण के लाभ क्या होते हैं, अब कुछ ये देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। पंजीकृत व्यवसाय संघ एक निगमित निकाय होता है, यानी कि एक रेगुलेटेड बॉडी बन जाती है। एक बार किसी यूनियन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो रेगुलेटेड बॉडी बन जाती है। उसे संपत्ति बेचने और खरीदने में का अधिकार होगा, यानी कि आपने अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि अगर कोई ऑनर कोई एक्स होता है वो एबीसी नाम की कंपनी खोलता है तो वो क्या होती है, एबीसी जो एक्स है वो अलग एंटिटी हो जाती है। इसी तरह ट्रेड यूनियन अपने लोगों से एक अलग एंटिटी होती है, उसको केस लड़ने का भी अधिकार होता है और उस एंटिटी पर भी केस किया जा सकता है। इसी तरह ऐसा संघ अपने नाम से बात प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई किसान यूनियन है तो किसान यूनियन के नाम से केस किया जाएगा, ना कि उसके लोगों के नाम से, और उसके विरुद्ध भी बात प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि सरकार भी किसान यूनियन पर केस कर सकती है, ना कि उसके किसी इंडिविजुअल मेंबर पर। फिर है संघ के नाम में परिवर्तन, उसका समामेलन तथा विघटन। चेंज द नेम, एमलगमेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। संघ के नाम में परिवर्तन का क्या कंडीशन है? संघ के नाम में परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रश्न दो तरह से सामने आता है। पहला, जब रजिस्ट्रार पंजीकरण करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करते समय यह पाए कि उस नाम से पहले ही एक संघ पंजीकृत है तो रजिस्ट्रार ऐसे संघ के नाम से परिवर्तन का आदेश दे सकता है। मान लीजिए कोई XYZ जैसे कि यूट्यूब पर चैनल हो, अब हम भी उन्नति IAS नाम से जाएं और पहले ही उन्नति IAS नाम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है किसी चैनल का, तो रजिस्ट्रार हमें मना कर देगा। एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस आधार पर पहला तो आधार ये हो गया। दूसरा, जब स्वयं संघ किसी कारणवश अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है, धारा 23 के अनुसार सेक्शन 23 क्या कहती है कि अगर ट्रेड यूनियन खुद ही सुओ मोटो अपना नाम चेंज करना चाहता है तो उसकी जनरल बॉडी की जो मीटिंग होगी
उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो जनरल मीटिंग होगी उसमें संघ के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर ही नाम परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो संघ की जनरल मीटिंग होगी उसमें 2/3 मेजोरिटी से ये प्रस्ताव या रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। उसके नाम में परिवर्तन के लिए एक रेजोल्यूशन 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। एक समान नाम या दूसरे संघ के नाम से अधिक समानता रखने वाले संघ के नाम परिवर्तन आवश्यक होता है। अब है संघ का समामेलन। धारा सेक्शन 24 किसकी बात करता है? एमलगमेशन की, यानी कि 2 या 2 से अधिक संघ अपना समामेलन निधियों का विभाजन करके या विभाजन किए बिना ही वितरण कर सकते हैं। यदि आधे से अधिक सदस्य पक्ष में नहीं है तो समामेलन अनुचित होगा। अब इसमें एक और कंडीशन है, अर्थात दोनों संघों के अलग अलग कम से कम आधे सदस्य समामेलन के पक्ष में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पॉलिटी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। पॉलिटी में लोकसभा और राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो प्रस्ताव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पारित किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसी तरह अगर दो संघ आपस में एमलगमेट होना चाहते हैं तो दोनों के अलग अलग आधे से अधिक सदस्य, अगर इसमें मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई ट्रेड यूनियन है, इसमें 500 सदस्य हैं, इसमें 500 हैं और इसमें 400 सदस्य हैं, तो दोनों के आधे से अधिक यानी कि इसमें 251 कम से कम और इसमें 201 कम से कम अलग अलग दोनों आधे से अधिक सदस्य समामेलन के पक्ष में होने चाहिए। नाम परिवर्तन या समामेलन का प्रभाव, धारा 26 यहां क्या कहता है? सेक्शन 26 के अनुसार किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के नाम परिवर्तन होने से उसके अधिकार और कर्तव्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है संघ का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ यूनियन। अधिनियम के विघटन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे ही पॉइंट्स पर यूपीएससी फोकस करती है। आपने देखा होगा कि यूपीएससी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछती है कि संविधान में संघीय शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का स्पष्ट डिफाइन किया गया है। तो इस तरह के वर्ड्स पर, की पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया कीजिए। तो अधिनियम में विघटन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, नहीं किया गया है। लेकिन इसके संबंध में धारा 27 में उपबंध है, विघटन सभी सदस्यों की सहमति या न्यायालय के आदेश सहित इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आवश्यकता से अधिक सदस्यों का संघ से अलग हो जाना, श्रमिक संघ को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहना और कार्यकारिणी के सदस्यों में पारस्परिक अगर मतभेद हो जाता है तो भी संघ को डिसोल्यूशन किया जा सकता है। अब संघ को मान्यता प्रदान करने की शर्तें, देखिए दो चीजें हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन और एक होता है रिकॉग्निशन। अब ये दोनों अलग अलग क्या है? रजिस्ट्रेशन तो हमने देख लिया, अब देखते हैं मान्यता प्रदान करने की शर्तें। पारस्परिक समझौते से श्रम न्यायालय के आदेश द्वारा मान्यता देने के लिए कुछ मान्य कसौटियां हैं जिन्हें ध्यान में रखकर निम्न शर्तों के पूर्ण होने पर मान्यता दी जाती है। पहला, मान्यता की मांग करने वाला संघ एक पंजीकृत संघ होना चाहिए। यानी कि कोई संघ अगर मान्यता प्राप्त है, किसी को रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। किसी रजिस्टर्ड संघ का मतलब ये नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज्ड भी होगा, लेकिन अगर कोई संघ रिकॉग्नाइज्ड है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उस पहली शर्त तो यह है कि उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दूसरा, इसका संविधान वैधानिक होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। तीसरा, इसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। संघ के सभी सदस्य नियोजक के अधीन कार्य करने वाले होने चाहिए और संघ को अस्तित्व में आए कम से कम 1 वर्ष का समय हो गया हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आज रजिस्ट्रेशन हुआ और 2 दिन बाद संघ का यानी कि यूनियन अपना रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर दे। तो रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन के कम से कम 1 साल तक उसको एग्जिस्टेंस में रहना अनिवार्य होगा। फिर है संघ की मान्यता का वापस लिए जाना। यह है धारा 28 के सेक्शन 28B। इसके अनुसार रजिस्ट्रार या नियोजक जो लेबर कोड है उसको मान्यता के लिए वापस लिए जाने के निम्नलिखित आधार पर लिखित आवेदन दे सकता है। पहला, सही अर्थ में सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने में अगर संघ विफल है तब। दूसरा, किसी प्रकार के विवरण की मांग किए जाने पर संघ उसकी आपूर्ति नहीं करता। तीसरा, संघ की कार्यकारिणी या सदस्यों ने आवेदन दिए जाने की तिथि से 3 माह के भीतर धारा 28 में उल्लिखित कोई अनुचित व्यवहार किया है। और चौथा, संघ अपने वार्षिक लेखा जोखा प्रतिवेदन रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजता है और ना तो उसकी वार्षिक जांच कराता है। और 5वां, संघ की कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है उसकी बैठक यदि 6 माह के अंदर नहीं होती है। तो देखिए इससे 2 फैक्ट्स जाहिर हो रहे हैं। एक तो फैक्ट ये खुद ही है कि संघ की कार्यकारिणी बैठक अगर 6 माह के अंदर नहीं हो रही है तो भी उसका संघ की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि संघ की कार्यकारिणी के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 1 साल में 1 वर्ष में 2 बैठकें होना अनिवार्य हैं। आगे है दंड विधान और प्रक्रिया, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। धारा 31, 32 और 33 सेक्शन 31,
32 और 33 ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये पेनाल्टीज से संबंधित हैं। ये तीनों में नियमों विनियमों का उल्लंघन दंडनीय बताया गया है। विधि का उद्देश्य ये भी होता है कि अपराधों को बिना दंडित किए ना छोड़ना। अब इस धाराओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित अवस्थाओं में उत्तरदायी बनाया जा सकता है। व्यक्ति से तात्पर्य श्रमिक संघ या उसके पदाधिकारी से है। पहला है नोटिस देने, विवरण या दूसरा दस्तावेज भेजने में कोई त्रुटि किसी पंजीकृत संघ या उसके श्रमिक द्वारा की गई है। इस प्रकार के नोटिस विवरण देने या प्रस्तुत करने की विफलता के लिए 5 रुपये तक का जुर्माना तथा 5 रुपये का आर्थिक दंड सप्ताह के हिसाब से तब तक चलता रहेगा जब तक त्रुटि का निवारण नहीं कर दिया जाता। दूसरा, जब रजिस्ट्रार के पास वार्षिक प्रतिवेदन या लेखा जोखा नियमानुसार नहीं भेजा जाता तो कोई भी व्यक्ति धारा 28 के अनुसार रजिस्ट्रार के पास प्रेषित यानी कि ट्रांसमिशन किए गए वाले आर्थिक आय व्यय के संबंध में अगर जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करता है तो दूसरों को ऐसा करने का अवसर प्रदान करता है तो वह आर्थिक दंड का भागी होगा और 500 रुपये तक का उस पर जुर्माना होगा। यह दंड दंड अधिकारी के विवेक, नियम उल्लंघन की प्रकृति और उसकी गंभीरता पर निर्भर करेगा। ये 500 रुपये या उससे कम भी हो सकता है। ये दंड अधिकारी के ऊपर, मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है। फिर है ट्रेड यूनियन के संबंध में जो गलत सूचना देता है वो भी दंडनीय होगा उसका अपराध। तो धारा 32 में इसका प्रावधान किया गया है, सेक्शन 32। इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 32 के अनुसार उसे दंडित किए जाने के 2 ढंग हैं। एक, अगर किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी पंजीकृत श्रमिक संघों के नियमों की गलत सूचना की कॉपी दी जा रही है यानी कि जीरोक्स दी जा रही है, प्रतिलिपि दी जा रही है। दूसरा, किसी व्यक्ति को ऐसी यूनियन की नियमावली दी जा रही है जो पहले से रजिस्टर्ड है ही नहीं, यानी कि अगर उसकी रूल्स रेगुलेशंस की या कोड ऑफ कंडक्ट की कोई ऐसी कॉपी दे दी, ऐसे श्रमिक संघ की कॉपी दे दी जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो इस तरह से उसको उस पर दंड धारा 32 के अनुसार लगाया जा सकता है। फिर है धारा 33। इसमें दंड व्यवस्था को कार्यान्वित करना यानी कि इसमें इंप्लीमेंट करने की, दंड को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। अपराधों को देखने, सुनने, दंडित करने का क्षेत्राधिकार प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को है। बम्बई, कोलकाता और मद्रास नगर निगमों में उल्लंघन या नियमों के विनियमों से संबंधित अन्य प्रकार के अपराधों के लिए प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्यवाही का अभियोजन किया जाएगा। और उपरोक्त तीनों नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिए, जैसे कि हमने पहले देखा था कि श्रमिक संघ यानी कि लेबर यूनियनों के लिए पदाधिकारी को दंडित करने की क्षमता स्थानीय प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश को होगी और जिनके क्षेत्राधिकार में ये श्रमिक संघ आते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।